जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने छात्रों के वादा के मुताबिक फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स का 12th का और केमिस्ट्री का 11th का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और उन दर्शकों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे वीडियो पर बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन जाहिर किया है। और हम इसी प्रोत्साहन के चलते या फिर उन बच्चों के आवश्यकताओं के चलते हम आगे और वीडियो को नियमित रूप से लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज हम 11th क्लास का फिजिक्स चैप्टर फिजिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर इसका दैनिक इस्तेमाल में क्या यूज है, आखिर इस्तेमाल हम लोग इसका कैसे करते हैं। देखिए, यदि किसी बच्चे को यदि पहचानना हो, यदि किसी छोटे बच्चे को पहचानना हो तो हम लोग उसके माता पिता का नाम पूछते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हमें भौतिक विज्ञान को समझना है तो उसके पिता विज्ञान को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो देखिए, आज से लगभग लाखों बरस पूर्व जब हमारे पूर्वज आदि मानव रहा करते थे, उस समय विज्ञान का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय लोग केवल दर्शक के भांति हमारे चारों तरफ घट रही घटनाओं को देखते थे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जब कोई बादल से पानी गिरता, वर्षा होती तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि लगा कि कोई ऊपर से पानी हमारे ऊपर से गिरा रहा है। उस समय आदमी को एहसास होता है कोई बैठा हुआ ऊपर व्यक्ति है जो पानी को गिरा रहा है। या फिर जब सूरज उस समय हमारे चारों तरफ हमारे पूरब से पश्चिम होता तो आदमी को लगता कोई हमारी रखवाली कर रहा है। या फिर इंद्रधनुष बनता तो आदमी को लगता कोई ऊपर बैठा व्यक्ति उसे बना रहा है। इस तरह हमारे मन में भगवान के प्रति आस्था, इस प्रकृति के प्रति आस्था जगती है। लेकिन फिर भी मानव ने यह जानने का प्रयास नहीं किया आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब अचानक तेज बारिश होती, जोर से बिजली गरजती, बहुत तेज सुनामी आती, बहुत तेज भूकंप आता, जिससे पूरा मानव जाति का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता, तब मानव को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर जो हमारे प्राकृतिक में घट रही घटनाएं घट रही है उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। अब इस चीज़ को जानने का पूरा प्रयास करते हैं कि इसका पीछे का कारण क्या है। तो उस समय से मानव ने खोजना चालू किया, प्रकृति के अंदर झांकना चालू किया कि आखिर ये घटनाएं क्यों होती है। और हम बात कर लेते हैं साइंस की, तो विज्ञान का प्रारंभ भी क्यों से होता है। यदि क्यों नहीं होता तो विज्ञान पैदा नहीं होता। और हम बात कर लेते हैं साइंस, जिसे विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, और साइंस को लैटिन शब्द एस्केंटिया से लिया है, जिसका अर्थ ही होता है जानना। अर्थात प्रकृति में घट रही घटनाओं को निरंतर जानने की चेष्टा ही विज्ञान है। इसको आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। विज्ञान क्या है, प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में जानने की निरंतर चेष्टा ही विज्ञान है। आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें प्राकृतिक आपके लिए नया शब्द हो सकता है, निरंतर आपके लिए नया शब्द हो सकता है, चेष्टा आपके लिए नया शब्द हो सकता है। तो प्राकृतिक जान लीजिए आखिर प्राकृतिक क्या है।
तो प्रकृति के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस परिभाषा पर वापस लौटते हैं कि आखिर इस परिभाषा को समझने के लिए पहले इन छोटे छोटे टर्म को जान लिया जाए। देखिए, चेष्टा का अर्थ होता है जानने का प्रयास करना, कोशिश करना, भले ही हम उसमें सफल हो या फिर ना हो। आज जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, विज्ञान ने ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यदि हमारे हाथ के ऊपर एक कलाई पर घड़ी लगा हो, घड़ी टाइप पर मशीन लगा हो, आप उसको टिपिएगा, यहाँ से गायब हो जाइएगा और किसी के बाथरूम में निकलिएगा। ऐसा रिसर्च चल रहा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। भले इस पर सफल हो या फिर ना हो, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। इसी को हम लोग चेष्टा कहते हैं। और निरंतर का अर्थ है जब विज्ञान पैदा हुआ उस समय से लेकर आज तक और आगे भी जारी रहेगी, उसके बारे में जानने की इच्छा, उसी को निरंतर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति क्या है? तो जैसे प्रकृति का अर्थ है एक बहुत ही बड़ा बॉडी मतलब निकाय, बॉडी मतलब निकाय, जो किसी विशेष नियम के अंतर्गत चलती है। आपको उदाहरण के तौर पर हम समझा दें कि यदि आपकी कोई बाइक है तो उसमें तेल डालिएगा, सेल्फ मारिएगा, तभी आगे गाड़ी चलेगी। उसी प्रकार हमारी प्रकृति में भी नियम है कि आप छत से छलांग लगाएं तो नीचे ही गिरेंगे, या फिर और कुछ नियम है, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही जिसके चलते आप नीचे ही यहाँ पर ज़मीन से सटे हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दिया जाए तो आप आकाश में उड़ने लगेगा। इस तरह नियम के चलते ही, कुछ नियम के चलते ही प्रकृति चलती है। जिस नियम के जैसे कि गाड़ी जो चलती है वो कुछ नियम के अनुसार चलती है, ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक भी है जो कुछ नियम के अनुसार चलती है, जिन्हें प्राकृतिक नियम कहा जाता है। अंतर सिर्फ इतना ही है, गाड़ी छोटी होती है, प्राकृतिक बहुत बड़ी होती है। तो आप इस परिभाषा को कॉपी पर नोट कर लीजिए। प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में जानने की निरंतर चेष्टा ही विज्ञान है। आप अपने अनुसार परिभाषा दे सकते हैं। जैसे हम आपसे बोले राम आम खाता है और आप बोले आम राम खाता है, बात तो एक ही हुआ, आम तो राम ही ना खा रहा है। इसलिए इससे कोई परिभाषा में अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप अपने अनुसार परिभाषा इसका दे सकते हैं। अब हम लोग विज्ञान को जान लिए, तो अब इसको हम लोग बहुत सारे टर्म में बांटा गया। आखिर विज्ञान को कितने टर्म में बांटा गया उसको बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो विज्ञान है, विज्ञान को हम लोग दो भागों में विभाजित किए। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। प्रारंभ में जब विज्ञान बहुत बड़ा हो गया, जब विज्ञान को पढ़ने में कठिनाई आने लगी, तो उसको दो भागों में बांट दिया गया। उसके बाद जब और टेक्नोलॉजी बढ़ी, जब और लोगों के बारे में विज्ञान के प्रति जानने की चेष्टा जटिल होते चला गया, तो विज्ञान को और भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया। जैसे पहले आने वाला हमारे पास जो फ़ोन होता था वो बड़ा बड़ा होता था और उसे दोनों हाथों से पकड़ने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, हम लोग छोटा सा स्मार्टफोन यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला भौतिकी, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला जंतु विज्ञान, उसके बाद दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग आगे देखें तो भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान को दो भागों में प्रारंभ में बांटा गया था, जिसमें निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है।
उसको भौतिक विज्ञान, और जिसमें सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को दो पहलू हैं, दो भागों में बांटा गया है, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जब जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए उसे जंतु विज्ञान, जब पेड़ पौधा वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाए उसे वनस्पति विज्ञान। जबकि भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, पहला भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र। आप इस चीज़ को लेकर हमेशा संशय में रहे होंगे कि आखिर भौतिकी को दो भागों में, पहला भौतिकी दूसरा रसायन शास्त्र, इसको कैसे बांटा जा सकता है। लेकिन है, हम आपको उदाहरण को देकर क्लियर करते हैं। जैसे आप चावल को बनाते हैं, चावल बनाने के बाद आप माड़ को अलग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो अवशेष प्राप्त होता है उसको चावल ही कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा भौतिक विज्ञान भी है। भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र माड़ के रूप में तो अलग हो गया, लेकिन अवशेष हमें प्राप्त हुआ उसे भौतिकी ही कहते हैं। अब हम लोग, चूंकि हमें भौतिकी पढ़ना है, रसायन शास्त्र हम लोग अगर पीछे का वीडियो डाल चुके हैं, रसायन शास्त्र आरंभ कर चुके हैं। अब हम लोग भौतिकी के बारे में जाने, आखिर भौतिकी क्या होता है। भौतिक विज्ञान अब जानने का हम लोग कोशिश करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। देखिए, परिभाषा सब कोई का अलग अलग होता है। आइंस्टाइन भौतिक के बारे में कुछ अलग परिभाषा देते हैं, न्यूटन कुछ अलग परिभाषा देते हैं, और दूसरे वैज्ञानिक कुछ भौतिक विज्ञान को अलग परिभाषा देते हैं। तो हर चीज़ का अपने तर्क के अनुसार उस चीज़ का परिभाषा अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में साइंस को रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, हमेशा समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका मानसिक विकास हो। हमारा उद्देश्य यही कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने। और हम लोग आगे के पहलू को देख ले कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है, तो देखिए भौतिक विज्ञान क्या है। तो पदार्थ और ऊर्जा के बीच के अंतः संबंध, आखिर पदार्थ ऊर्जा के साथ कैसे संबंधित है। जब एक वस्तु को नीचे गिराए तो क्या प्रभाव पड़ता है, जबकि हम लोग दूसरे वस्तु को नीचे गिराए तो क्या प्रभाव पड़ता है। आखिर एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका क्या प्रतिक्रिया मिलता है। इन सभी प्रकार के समस्याओं को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान का वह लड़का है जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा के बीच के अंतः संबंध के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। आखिर पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे से कैसे टर्म है। आज जो हमारे विज्ञान का विकास हुआ है, आज हमारे विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, और एक क्वांटम फिजिक्स नाम का विज्ञान का जन्म हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हर एक चीज़, कुर्सी, टेबल, मोबाइल, घड़ी, सब कुछ एक एनर्जी पर वाइब्रेट करता हुआ नजर आता है। जहाँ तक पत्थर भी, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी है। इसलिए इस चीज़ को समझा जाए कि हमारा जो फिजिक्स है, ऊर्जा के बीच और पदार्थ के बीच क्या संबंध है, इसी के बारे में जो है हमारा भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान को जान लेने के बाद इसको हम ज़्यादा डीप में ले जाने का नहीं कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं उन बच्चों को जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, उनका जो सिलेबस है थोड़ा एनालिसिस कर लिया जाए, उसके बाद हम आगे के चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। हम थोड़ा और 1 मिनट, थोड़ा मेरा जो डस्टर है वो छूट चुका है, हम आपको 1 मिनट टाइम लेंगे। अब हम देख लेते हैं आगे। देखिए, भौतिक विज्ञान जो उन लोग जो 11th क्लास का फिजिक्स है, उसमें जो पहला टर्म है, पहला जो चैप्टर है, उसके बारे में पहला जो चैप्टर है वो है मात्रक। जैसे जैसे हम नहीं चाहते आपका पूरा एनालिसिस करके आपको ये बताए वो बताए, आप सिलेबस जानते होंगे क्या है सिलेबस। उसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर, उसके बारे में हम बता दें कि पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आज से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करें, मात्रक, राशि एवं मात्रक। राशि एवं मात्रक हमारा दूसरा चैप्टर है।
विमा, दूसरा चैप्टर है विमा एवं इसके अनुप्रयोग, और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इसका त्रुटि एवं इसके प्रकार। जब आप इस तीनों चीज़ को पढ़ लीजिएगा, जो भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूनिट मात्रक और विमा, पहला चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा, और हमारे अनुसार इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए गए हैं ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। जैसे हम आपसे बोले आपको एक बड़ा सा रोटी खाना है तो आप उसको कैसे खाइएगा? एक ही बार रोटी को उठाइएगा और मुंह में डाल लीजिएगा ना, आप उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़कर खा लीजिएगा। इसी प्रकार यदि मात्रक और विमा बड़ा सा चैप्टर है, इसको छोटा छोटा टर्म में हम लोग लेकर समझते हैं। राशि एवं मात्रक, विमा एवं इसके अनुप्रयोग, और तीसरा त्रुटि एवं इसके प्रकार। तो हम जो आज पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, राशि एवं मात्रक। भौतिक राशि, आखिर भौतिक राशि क्या है? तो इस चीज को समझिएगा, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दे, आपने पढ़ा होगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। देखिए ये एक भौतिक का क्या है? नियम है, और इस नियम को व्यक्त करने के लिए हमें क्षेत्रफल, बल और दाब जैसे पदों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन पदों को हम लोग भाषा के रूप में नहीं, हम नहीं कहते हैं हम लोग ये भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा ये फिजिक्स का टर्म है। और इस भौतिक के पद के आधार पर इस नियम को लगाया गया है। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यह एक भौतिक नियम है और इस नियम को व्यक्त करने के लिए कुछ पदों की आवश्यकता होती है। यदि ये पद को हटा दी जाए तो इस नियम की व्याख्या नहीं की जा सकती है, और इसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। आप कॉपी पर लिख लीजिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसी भी भौतिक के नियम को, किसी भी भौतिक के नियम को व्यक्त करने के लिए कुछ पदों की आवश्यकता होती है, कुछ पदों की आवश्यकता होती है जिसे भौतिक राशि कहा जाता है। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। यह एक भौतिक नियम है और इसे व्यक्त करने के लिए क्षेत्रफल, दाब और बल का इस्तेमाल किया गया। अतः दाब, क्षेत्रफल और बल एक भौतिक राशि है। इसे कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं भौतिक राशि के प्रकार में कि आखिर भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी या मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। देखिए आधारी राशि क्या है? तो वैसी राशि जिसका मान प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े उसे आधारी या मूल राशि कहते हैं। जबकि वैसी राशि जिसका मान प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का इस्तेमाल करते हैं। अतः क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि हुआ, जबकि आधारी राशि लंबाई को निकालने के लिए दूसरे का मान निर्भर नहीं करना पड़ता है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई क्या हुआ, आधारी राशि हुआ। आप इसको कॉपी पर नोट कीजिए, आधारी राशि किसे कहते हैं। पहले भौतिक राशि को दो भागों में बांट लीजिए, उसके बाद आधारी राशि को लिखकर डैश दीजिए और उसके बाद कॉपी पर नोट कीजिए। वैसी भौतिक राशि जिसका मान प्राप्त करने के लिए दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करना पड़े, उसे हम आधारी या मूल राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में लंबाई, चौड़ाई, समय, विद्युत धारा etc। अब हम लोग विद्युत धारा नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं, कौन कौन, लंबाई, चौड़ाई, समय इत्यादि। अब हम लोग देख लेते हैं व्युत्पन्न राशि। वैसी राशि जिसका मान प्राप्त करने के लिए मूल राशियों पर निर्भर रहना पड़े, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल आप कॉपी पर उसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का इस्तेमाल करते हैं, अतः यह एक व्युत्पन्न राशि है। अब इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग जानने का कोशिश करते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है। अब देखिए, आप लोग समझ गए होंगे भौतिक राशि। अब देखिए भौतिक मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इस समय बहुत ही कठिन दौर चल रहा है, बहुत ही मेहनत में बहुत इस समय बाधक आ रहा है। तो आपके घर हो सकता है, किसी के घर भी ये घटना घट सकती है। यदि उसके घर कुछ चावल का कमी पड़ जाए, बगल वाले घर से चावल मांगे, उसके बगल वाले घर ने बोरा में चावल भर कर दे दिया, और जब उसकी लौटाने की बारी आई तो वो बोलने लगा मेरा चावल इतना नहीं था, मेरा चावल इतना नहीं था। तो आखिर उसका समाधान कैसे होगा। तो इसको समाधान के लिए आप हो सकते हैं, आप एक कटोरा का नाप बनाएं और बोलिए 10 कटोरा हम आपको दिए थे, आप 10 कटोरा आपको लौटाइएगा। इसमें इस चीज़ को ही मात्रक कहा जाता है। अर्थात जब माप किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, किसी भौतिक राशि को, उस समय कटोरा से हमने द्रव्यमान को नापा, मात्रा को नापा, उसी प्रकार किसी भी भौतिक राशि को मापा जाता है। और मापने के लिए एक निश्चित को मानक माना जाता है। जैसे हमने एक कटोरा को मानक माना ना, ऐसे ही एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर किसी भी भौतिक राशि को मापन किया जाता है, उसी को भौतिक मात्रक कहा जाता है। आप कॉपी पर इसको नोट कीजिए कि भौतिक मात्रक क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है तथा उसी मानक के अनुसार उस भौतिक राशि का मापन किया जाता है, उसे भौतिक मात्रक कहा जाता है। जैसे आपको बता दे, जानकारी के लिए बता दे कि पूरे जब यहाँ के लोग दूसरे जगह व्यापार करने जाते तो यहाँ पर लोग केजी से नापते थे, दूसरे जगह के लोग पौंड में नापते थे। तो उनको बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ एक ही तरह का चीज़ से नापन हो तो आसानी होगा व्यापार में। इसलिए पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया और उस समय उन्होंने एक प्लेटिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा एक अपने संग्रहालय में, अपने साइंस सिटी में रख दिया और बोला कि इतना ही आज से 1 केजी माना जाएगा। और उसी समय से हमारा जो भी वज़न है वो इंग्लैंड के भी 1 केजी के क्या है, इक्वल है। तो इस दौरान किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, मानक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, जिसे उस राशि का मात्रक कहा जाता है। भौतिक मात्रक, चूँकि भौतिक राशि भी 2 भागों में विभाजित था, इसलिए भौतिक मात्रक भी 2 भागों में विभाजित है। पहला मूल मात्रक या आधारी मात्रक, जबकि दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक।
यदि आप व्युत्पन्न राशि को समझ लेंगे, बस उसी पर टर्म है। यदि मूल मात्रक क्या है? यदि वैसी भौतिक राशि जिसको मान प्राप्त करने के लिए, जिसका मापन करने के लिए दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, उसे मूल मात्रक कहा जाता है। और वैसी राशि का मात्रक जिसे मान प्राप्त करने के लिए दूसरे राशियों पर निर्भर रहना पड़े, उसे व्युत्पन्न राशि मात्रक कहते हैं। जैसे मूल मात्रक मीटर हुआ, जबकि व्युत्पन्न राशि मीटर स्क्वायर हुआ। देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर आपको सिखाए होंगे, क्षेत्रफल का मान प्राप्त करने के लिए लंबाई और चौड़ाई के दो गो मान प्राप्त किया जाता है, जबकि लंबाई के लिए सिर्फ अपने पर निर्भर है और ये दो गो पर निर्भर है, इसलिए इसको व्युत्पन्न कहेंगे, इसको मूल कहेंगे। कॉपी पर नोट कर लीजिए। किसी भौतिक राशि का वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे मूल मात्रक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मीटर, सेकेंड इत्यादि। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक, वैसी मात्रक जिसका मान प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स टू, etc एटसेट्रा। अब हम लोग जान लें कि मात्रकों की पद्धतियां भी हैं। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति। तो देखिए, इस प्रारंभ में जो था वो एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। अर्थात जब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापा जाए, उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। जब लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकंड में मापा जाए, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। जब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में या समय को सेकंड में नापा जाता है, उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। इंग्लैंड में यह चलता था, भारत में यह चलता था, तो इधर उधर का व्यापार करने में दिक्कत आता था, तो पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। अब बोला गया, भाई देखिए, हम सभी को दिक्कत होता है, इसलिए हम एक ऐसे मात्रक का इस्तेमाल करें जो हमारे देश में भी लागू होता है, आपके देश में भी लागू होता है, तभी से जन्म होता है एसआई यूनिट का। आप यदि इसको नहीं लिखे होंगे तो पीछे के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं आखिर क्या है। इसको पीछे चले जाए, बैक पॉज करके पीछे चले जाएं और इसको नोट्स बनाए, तभी आगे बढ़ें। ऐसा यूनिट लिख लीजिए। पहला, भौतिक राशि, फिर संकेत, फिर मात्रक, साथ हमारी ऐसा यूनिट है। मतलब ऐसा यूनिट देखिए, लंबाई इसका ऐसा यूनिट संकेत। लंबाई को मीटर में नापा जाता है, और इसे छोटा वाला एस से निरूपित किया जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, और इसे संकेत केजी से, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापा जाता है और इसे संकेत केजी से निरूपित किया जाता है। समय
को सेकेंड में नापा जाता है, इसे छोटा वाला एस। विद्युत धारा को एम्पियर, इसे बड़ा वाला ए। फिर तापमान को केल्विन तथा इसे बड़ा वाला के। पदार्थ का परिमाण मोल में नापा जाता है और छोटा मोल MOL। और ज्योति तीव्रता को हम लोग कैलेंडेला में नापा जाता है और CD से इसको निरूपित किया जाता है। और इसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ व्युत्पन्न राशियाँ भी है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पूरक राशि है। पूरक राशि, इसका ऐसा यूनिट देखिए। पूरक राशि है, एक है समतल कोण, जिसको हम लोग रेडियन में नापा जाता है, और इसको RAD रेडियन से निरूपित किया जाता है। और एक घन कोण होता है जिसको स्टेडियन से नापा जाता है और इसको SR से निरूपित किया जाता है। और ये घन कोण को आप लोग लेकर चकित होंगे। देखिए, आप यदि आप कभी तरबूजा खाए होंगे तो तरबूजा के साथ आपको टेस्ट करने के लिए मांगेंगे तो आपको छुरी से काटेगा और काटने के बाद एक पेस्ट निकालेगा जो नीचे से पतला और ऊपर जाते हुए मोटा हो जाता है। तो जो एंगल बनाता है ना, उसी को घन कोण कहते हैं। तब आपको एक नोट लिखवा दिया जाए, हम लोग को ऐसा यूनिट कभी भी लिखा जाता है तो कभी भी बड़ा पद बड़ा अक्षर द्वारा निरूपित, जैसे मीटर को हम लोग बड़ा वाला M से नहीं छोटा वाला M से निरूपित करते हैं। और कुछ अपवाद हैं जिसको हम लोग बड़ा से लिखा जाता है। तो आप नोट डालकर लिख दीजिए, किसी भी भौतिक राशि को स्टार नोट डालकर लिख दीजिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमेशा छोटे अक्षरों द्वारा किया जाता है, जबकि वह मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है उसी को बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे में एम्पियर को हम लोग उसके वैज्ञानिक के नाम पर, केल्विन इसको वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।